इसके लिए 10 कानून बनाना पड़ेगा। 1 नेशन 1 पिनल कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 एजुकेशन कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 इंडाउमेंट कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 टैक्स कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 बैंकिंग कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 पॉपुलेशन कोड बनाना पड़ेगा और 1 नेशन 1 सिविल कोड बनाना पड़ेगा। तो धर्म की जय करने के लिए बेसिकली 1 नेशन 1 सिविल कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 पॉपुलेशन कोड बनाना पड़ेगा और 1 नेशन 1 इंडाउमेंट कोड बनाना पड़ेगा। हिंदी में कहेंगे उसको समान नागरिक संहिता, समान धर्मस्थल संहिता और समान जनसंख्या संहिता। 3 कानून बनाना पड़ेगा सरकार को। धर्म की जय हो। हमसे पहले नागराज साहब और चंद्रशेखर साहब ने इतिहास भी बता दिया है, संविधान भी बता दिया है, तो हमारे पास अब ज्यादा कुछ बताने के लिए बचा नहीं है। इसलिए मैं तो केवल यह कहता हूं, संविधान का मतलब है संविधान। 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम, जोर से बोलिए। देखिए 2 घंटे आपका बीत चुका है, लगातार बातचीत करते रहेंगे, जमाई भी नहीं आएगी, नींद भी नहीं आएगी, लगातार इंटरेक्शन बना रहेगा। हम स्पीच नहीं देते, हम डायलॉग करते हैं। जब भी हम कुछ पूछे जोर से बोलिए। जोर से बोलना इसलिए जरूरी है कि आपकी बातचीत लगभग 2 से 3 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। हमारे साथ हमारे साथी आए हुए हैं, वो यही काम करते हैं, हमारी बात को लगभग 3 करोड़ लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो आप लोग प्लीज जब भी हम कुछ कहें तो जोर से बोलिए, जिससे आपकी आवाज भी इसमें कैच हो जाए। संविधान का मतलब समान विधान, और संविधान ये किसका है? भारत का है। ये भारत का संविधान है कि नहीं? अरब का है क्या? अमेरिका का है क्या? फ्रांस का है? किसका संविधान है? तो इस संविधान का इंटरप्रिटेशन भारतीय चश्मे से ही करना चाहिए। इस संविधान को पढ़ते समय भारत का ही चश्मा लगाना चाहिए। मेड इन इंडिया, मेड इन अरब, मेड इन दुबई, मेड इन कुवैत, मेड इन अमेरिका, मेड इन कैम्ब्रिज, मेड इन ऑक्सफोर्ड नहीं। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, दुबई, कुवैत का चश्मा नहीं। किसका चश्मा? बस भारत की समस्याओं का मूल कारण यह है कि हमारे देश के सांसद, विधायक और मंत्री और जज संविधान को पढ़ते समय या तो कैम्ब्रिज का चश्मा लगा लेते हैं, या तो ऑक्सफोर्ड का लगा लेते हैं, या तो हार्वर्ड का लगा लेते हैं, या तो दुबई का लगा लेते हैं, और कुछ तो कुवैत वाला भी लगा लेते हैं। यही समस्या है। यह संविधान बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया। पूरा संविधान 4, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, ये चारों, ये इसी 4 वाक्य में पूरा संविधान आ गया। अब इसकी इंटरप्रिटेशन करते रहिए आप, जितना करिए इसको, निकल के यही आएगा। तो जब ये संविधान 26 नवंबर 1949 को, जैसा जस्टिस चंद्रशेखर ने कहा, एडॉप्ट किया, लागू, हमने इसको एडॉप्ट कर लिया, और हमने क्या कहा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ कनाडी, या वी द पीपल ऑफ तमिल, या वी द पीपल, वी द मुस्लिम्स, या वी द हिंदूज, नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग इस संविधान को आज एडॉप्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को एडॉप्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस को एडॉप्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या है? 6 शब्दों में है, वो है प्रियम्बल में, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। अल्टीमेटली हम सब ने कहा, एक हम ऐसे सोवरेन कंट्री का निर्माण करेंगे, एक ऐसे संप्रभु देश का निर्माण करेंगे जिसमें सबको इक्वलिटी होगी, सबको जस्टिस होगा, सबको लिबर्टी होगी, सबको फ्रेटर्निटी होगी, सबको यूनिटी होगी, सबको इंटीग्रेशन। अब सवाल यह है कि संविधान भारत का है, भारतीयों पे लागू होता है, तो भारत का नागरिक कौन है? हम सब हैं। जो भारतीय वैल्यूज को माने वही भारतीय कहलाया, जो भारतीय वैल्यूज को न माने वो भारतीय कहलाया। जोर से बोलिए जरा। अरे भारतीय वो हुआ जो भारतीय जीवन शैली को माने,
भारतीय पूजा पद्धति को माने, भारतीय रीति रिवाज को माने, भारतीय परंपरा को माने, भारतीय ज्ञान विज्ञान को माने, इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन हैबिट्स, इंडियन लाइफस्टाइल, उसको जो माने वही तो भारतीय हुआ ना। सब थोड़ी हो गए। तो यानी ये संविधान भी उन्हीं पे लागू होगा और इस संविधान की दुहाई भी वही लोग दे सकते हैं जो इस संविधान के वैल्यूज के अनुसार काम करेंगे। अब ये एक चीज बताइए, मैं चाहूंगा जस्टिस चंद्रशेखर साहब चूंकि रिटायर्ड जज हैं और इतने दिन जुडिशरी में काम किया है, इसको और जजों के बीच में गंभीरता के साथ ले जा सकते हैं। नागराज साहब भी बैठे हैं, हिस्टोरियन साहब। अगर किसी का बिलीफ इंडियन बिलीफ के खिलाफ है, इंडियन बिलीफ है वसुधैव कुटुंबकम, इंडियन बिलीफ है नारी तू नारायणी, इंडियन बिलीफ है सर्वधर्म समभाव, इंडियन बिलीफ है सबका साथ सबका विकास, इंडियन बिलीफ है सभी मनुष्य सभी प्राणी समान है, लेकिन जिसका बिलीफ यह है कि नहीं सभी प्राणी समान ही नहीं है, क्या उनको भी भारत का संविधान प्रोटेक्ट करता है क्या? नहीं। आप लोग सोचिए। हाँ, कर रहा है, करना चाहिए क्या? लार्जर इशू ये है, लार्जर इशू ये है कि जो इंडियन कस्टम, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन सिस्टम, नारी तू नारायणी, सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम को मानते ही नहीं है, वो भारत के नागरिक कैसे हो सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली इंडियन सिटीजनशिप कहीं डिफाइन ही नहीं है। सेक्शन 5 सेक्शन 6 में जो डिफाइन है वो तब के लिए है कि जब बंटवारा हो रहा था तो यह कहा गया कि जो लोग यहां पैदा हो गए जिनके माता पिता वो भारतीय हैं, और जो लोग इस समय यानी 26 नवंबर 1949 को जो लोग पाकिस्तान से आ गए वो भी भारतीय हैं। लेकिन यह नहीं कहीं लिखा हुआ है जैसे अमेरिका में है, सिंगापुर में है, कि आपको सिटीजनशिप अगर आपको मिलेगी तो आपको ये आपको 10 रूल फॉलो करना पड़ेगा। अमेरिका की सिटीजनशिप लेना कितना कठिन है आपने कभी सुना होगा। 20-20 साल लगता है ग्रीन कार्ड मिलने में। सिंगापुर की सिटीजनशिप लेने में कम से कम 10 साल लग जाता है। चाइना की सिटीजनशिप में कम से कम 10 साल लग जाता है। जापान की सिटीजन में कम से कम 15-20 साल लग जाता है, और रिटर्न में देना होता है। मैं ये भी मानूंगा, 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 ये भी मानूंगा। और भारत में सबसे बड़ी समस्या है हमने सिटीजनशिप को डिफाइन ही नहीं किया। हमने कहा ही नहीं कहीं पे किसी कानून में कि जो भारतीय परंपरा को मानेगा, भारतीय ज्ञान विज्ञान को मानेगा, भारत के संविधान को मानेगा, भारत इक्वालिटी को मानेगा, जस्टिस को मानेगा, लिबर्टी को मानेगा, फ्रेटर्निटी को मानेगा, यूनिटी को मानेगा, वही भारतीय कहलाएगा। दूसरा आदमी भारतीय हो ही नहीं सकता। ये कहीं लिखा ही नहीं हमने। सारी समस्या की जड़ ये है। प्रियम्बल का पहला इक्वालिटी है। गोल क्या है? इक्वालिटी। जो रिलीजन इक्वालिटी को मानते ही नहीं, वो मेल मेल को इक्वल नहीं मानते, मेल फीमेल को इक्वल नहीं मानते, वो इंडियन कैसे हो सकते हैं? इसलिए हमें समझना पड़ेगा, भारत में 2 टाइप के रिलीजियस ग्रुप रहते हैं। एक इंडियन रिलीजियस ग्रुप है, एक फॉरेन रिलीजियस ग्रुप। इंडियन जो रिलीजन है उनमें एक समानता है, और मैं चाहता हूं कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं इस पर चिंतन करें। जो इंडियन रिलीजन है, उदाहरण के लिए जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो 6 वर्ड है ना, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, उसको मानते हैं। उनके किताब में आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, उसमें इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है। आप जैनिज्म की किताब उठा के देखिए, उनके गुरुओं की बात सुनिए, वो हमेशा इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी की बात करेंगे। आप बुद्धिज्म की टीचिंग्स देख लीजिए, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी। यानी जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। भारत चलता है संविधान से, तो स्वाभाविक सी बात है अब हमें समय आ गया है कि हम सिटीजनशिप को डिफाइन करें
कि जिसका बिलीफ सिस्टम इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, जो नहीं मानेगा उसको नहीं मिलेगी। हमने दो बहुत बड़ी गलती किया है, हमने दो बहुत बड़ी गलती किया, और मैं चाहता हूं कि आजादी के 75वें साल में इस पर चर्चा हो, इंटेलेक्चुअल्स बहस करें, एडिटर्स बहस करें, जजेस बहस करें, प्रोफेसर इस पर चिंतन करें। दो चीज को डिफाइन करना पड़ेगा जो अभी गड़बड़ है। पहला ये कि पैदा होते ही भारतीय, इसको ठीक करना पड़ेगा। दूसरा 18 साल होते ही वोटर, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। 18 साल में वोटर हो, भाई 18 साल का हो गया, वो संविधान को माने ना माने, भारत के माने या ना माने, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। 18 साल के वोटर में भी जो राइट टू वोट मिलता है, इसको भी विथ टर्म्स कंडीशन देना चाहिए कि मैं ये मानूंगा, ये मानूंगा, ये मानूंगा, ये मानूंगा, ये मानूंगा, तब उसको वोटर आईडी मिलनी चाहिए। अगर धर्म की जय करना हो, धर्म की जय करना है, तो धर्म के रास्ते पे चलना पड़ेगा, तो धर्म के अनुसार कानून बनाना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जय। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सी पे लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जय। जस्टिस चंद्रशेखर साहब बैठते होंगे जिस कुर्सी पे, उस पे लिखा हुआ था सत्यमेव जयते। हाई कोर्ट के जजेस की कुर्सी पे लिखा होता है सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सी पे लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जय। तो जो सत्यमेव जयते कोई नहीं मानता, यतो धर्मस्ततो जय कोई नहीं मानता, वो भारत का नागरिक कैसे हो सकता है? इसलिए संविधान की इंटरप्रिटेशन की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को है, मुझे लगता है हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि क्या पैदा होते ही आदमी भारतीय हो जाएगा और 18 साल का होते ही वो भारतीय, उसको वोटर आईडी मिल जाएगी, या इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन की जरूरत है। जज भी सोचे, सांसद विधायक भी सोचे, मंत्री भी सोचे, प्रोफेसर भी सोचे, और आप सब लोग जो बड़ी संख्या में आए हैं, मिडिल क्लास, अपर क्लास, एलिट क्लास, बिजनेस क्लास, जहां सब लोग आप लोग बैठे हुए, आप लोग इस पर चिंतन करें। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेचर से इसको सीखिए। एक बगीचे में आप 5 आम का पेड़ लगाइए और 5 बबुल का पेड़ लगा दीजिए। आम के पेड़ को बड़ा करने के लिए आपको उसकी साफ सफाई करनी पड़ेगी, उसमें खाद भी डालना पड़ेगा, आपको पानी भी डालना पड़ेगा, निराई गुड़ाई भी करनी पड़ेगी, जानवरों से बचाने के लिए थोड़ा उसमें बैरिकेटिंग भी लगानी पड़ेगी, बाड़ भी लगानी पड़ेगी। बबुल के पेड़ को आपको कुछ नहीं करना, न खाद पानी देना है, न कुछ करना है, और जानवर भी उसको नहीं खाएंगे। और 10 साल के बाद, ध्यान से समझिए, 10 साल के बाद उस बगीचे में पता कितने पेड़ रहेंगे? 5 आम लगाया, 5 बबुल लगाया, 10 साल बाद कितने पेड़ होंगे उस बगीचे में? गलत, 5 ही पेड़ होंगे। आम सूख जाएगा, आम सूख जाएगा, बबुल बचेगा ही नहीं। फिर पानी, बबुल ही बचेगा, आम सूख जाएगा। तो धर्म की जय हो, यह ड्यूटी सबकी है, मध्यम वर्ग की भी है, जो भारत के लोग हैं सबकी ड्यूटी है धर्म की जय हो। लेकिन पता है सबसे ज्यादा ड्यूटी किसकी है? जिसने संविधान की शपथ लिया है। और शेड्यूल 3 में शपथ कौन कौन लेता है? सांसद, विधायक, मंत्री और जज। अच्छा हुआ आज जैसा हमारे साथ में ये बैठे हुए हैं। शेड्यूल 7 में शपथ कौन कौन लेता है? सांसद, विधायक, मंत्री और जज, मतलब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब शेड्यूल 7 में शपथ बनी हुई है। सॉरी, शेड्यूल 3 में। शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 3 में जो ओथ है, दुर्भाग्यवश इसको लोग बस जब ज्वाइन करते हैं तभी लेते हैं, रेगुलर नहीं लेते। लेकिन मेरा यह मानना है कि हाई कोर्ट के जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, सांसद, विधायक, मंत्रियों को पर डे सुबह एक बार ऑफिस जाने से पहले इस ओथ को जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी ओथ है, बहुत अच्छी ओथ है। ओथ क्या है? आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, I will promote the constitution, I will propagate the constitution,
मैं संविधान को मानूंगा, संविधान का प्रचार करूंगा, संविधान का प्रसार करूंगा, संविधान की भावनाओं के अनुसार कार्य करूंगा, संविधान का अक्षरशः पालन करूंगा। अब सवाल यह है कि जैसे कोई मान लीजिए व्यक्ति, जज का अपॉइंटमेंट हो गया, कॉलेजियम ने कह दिया भाई ठीक है ये एडवोकेट साहब को जज बनाया जाएगा, कॉलेजियम रिकमेंड भी कर दे, राष्ट्रपति साइन भी कर दे, जब तक वो ओथ नहीं लेगा तब तक वो जज नहीं कहलाएगा। ऐसे कोई व्यक्ति अपने लोकसभा से 10 लाख वोट से जीत के आ जाए, जब तक ओथ नहीं लेगा तब तक वो सांसद, पूरी पार्टी किसी को प्रधानमंत्री पद का डिक्लेयर कर दे, हमारे ये प्रधानमंत्री हैं, जब तक वो ओथ नहीं लेगा तब तक प्रधानमंत्री नहीं। यानी ओथ ही बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, लेकिन मोस्ट निग्लेक्टेड भी है, मोस्ट निग्लेक्टेड है। इतनी पावरफुल चीज जिसको लेने के बाद वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन, रेलवे टिकट, फ्री टिकट, दर्शन टिकट, सब जगह वीआईपी व्यवस्था मिलती है, वही ओथ मोस्ट निग्लेक्टेड है। सवाल यह है सर, क्या एक सिटिंग जज इस संविधान के किसी प्रोविजन का अपोज कर सकता है? आप बताइए जरा जोर से। एज ए सिटिंग हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 44 को मैं नहीं मानता या आर्टिकल 44 को नहीं लागू होना चाहिए? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ओथ लिया है। ओथ क्या लिया है? आई विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे एक सिटिंग जज इस कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल का अपोज नहीं कर सकता, तो वही ओथ लेने वाला सांसद और विधायक आर्टिकल 44 का अपोज कैसे कर सकता? आप यू गॉट माय पॉइंट? सेम ओथ शेड्यूल 3 में, आई विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल, वही ओथ, वही सांसद की, वही विधायक की, वही मंत्री की। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मैं एकदम एग्जैक्टली वही नहीं, थोड़ा वर्डिंग में, थोड़ा पैराफ्रेजिंग में डिफरेंस है, किसी का 3 लाइन का है, किसी का 4 लाइन का। तो जब हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज, सिटिंग जज, कभी यह नहीं कह सकते कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानूंगा, मैं आर्टिकल 44 को नहीं मानूंगा, आर्टिकल 44 नहीं आना चाहिए। अगर कोई जज ऐसा कह दे तो सरकार के पास इतनी पावर है, उसके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन ला दे, इंपीचमेंट मोशन लाके संविधान का आर्टिकल का अपोज करने के नाम पे उसको बर्खास्त किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो जो सांसद विधायक इस आर्टिकल 44 का विरोध कर रहे हैं, उनको बर्खास्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। हमारा यह पॉइंट है, तुमने जिस चीज की शपथ लेके संसद में इंटर किया, जिस शपथ का के कारण तुम्हें वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, गाड़ी मिलता है, बंगला मिलता है, भारत में टोटल 5500 सांसद विधायक है, इन 5500 सांसदों विधायकों पे आपके टैक्स का 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। कभी अपने बच्चों को आप चार्टर प्लेन में नहीं घुमाते होंगे, लेकिन आपके पैसे से वो चार्टर प्लेन में घूमते हैं। कभी आप अपने पैसे को उस काम के लिए नहीं यूज करते होंगे जिस काम के लिए सांसद विधायक यूज करते हैं। पैसा आपका, मस्ती उनकी, पैसा आपका, मौज मस्ती उनकी चल रही है, पैसा आपका, अमेरिका वो घूम रहे हैं, फला विजिट फला विजिट फला विजिट के नाम पे। 55,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च होता है भारत के 5500 सांसदों विधायकों के ऊपर। ऊपर का मतलब उसी में वेतन भी है, भत्ता भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, पेंशन भी है, जो खाना बनाने वाला नौकर है उसका भी वेतन है, जो पुलिस चलती है उसका भी, सब मिला जुला के लगभग 55,000 करोड़ पर ईयर। और वही लोग अपना ओथ तोड़ रहे, अपनी शपथ तोड़ रहे। ये शपथ तोड़ना मक्कारी हुई कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। अपनी शपथ को तोड़ना, मैडम आप तो एमएलसी रह चुकी हैं, मक्कारी हुई कि नहीं? हुई ना? मैडम ने भी कह दिया तो 100% हुई।